हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2024 के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण कौन सा था? ऑप्शन है टू कर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्य वर्ग के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन बी टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है टू इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है प्रशासन को सुगम बनाना, टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन, जो कि हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसका आधिकारिक कारण जो बताया गया, आधिकारिक कारण बताया गया कि बंगाल चूंकि काफ़ी बड़ा राज्य है और यह प्रशासन के दृष्टिकोण से इसे विभाजित किया जा रहा है, लेकिन इसका वास्तविक कारण था टू कर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्य वर्ग के और शिक्षित मध्य वर्ग के प्रभाव को कम करना, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को भी कम करना। राष्ट्रीय आंदोलन को भी कम करना इसका उद्देश्य था। क्लियर है? तो मुख्य कारण इसका यही था कि इसे शिक्षित मध्य वर्ग के प्रभाव को इसमें कम करना था। ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, और भारत का पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था 1828 से 35 के बीच, 1828 से 35 के बीच। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 वर्षीय 1833 से 35 के बीच रहा। इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें था सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगों का दमन। उस समय ठगी प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, तो ठगों का इसने दमन किया था और अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी। अंग्रेजी शिक्षा नीति, जिसे मैकाले माइनूट के नाम से भी जाना जाता था। मैकाले माइनूट्स को लागू किया गया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण या भूमि सुधार, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, एयर पॉल्यूशन या लैंड रिफॉर्म। तो चिपको मूवमेंट यह 1973 में हुआ था। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिला, जो अभी हाल फिलहाल चमोली ज़िले में भूस्खलन भी हुआ था,
तो उत्तराखंड के चमोली जिले में पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए वहाँ की महिलाओं ने चिपको आंदोलन शुरू किया था, जिसमें लोग पेड़ों को काटने से मना करते थे और पेड़ में चिपक जाते थे। तो इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता यह किसका पार्ट है? तो यह डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत है, पार्ट 4 में है। क्वेश्चन में कहा गया समान नागरिक संहिता, तो यह हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यह आर्टिकल 44 में है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है। साथ ही साथ इसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे कानून बनाने की भी बात की गई है। तो ए इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 44। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, हड़प्पा सभ्यता को और भी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि अलग अलग हिस्टोरियन के हिसाब से इसका कालखंड अलग अलग माना जाता है। तो 2350 से 1750 के बीच के काल को हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है, इसका प्रारंभ कहा जाता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता जिसका काल 2350 से 1750 के बीच का माना जाता है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हालांकि अलग अलग स्रोत के हिसाब से इसका कालखंड अलग अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के जो प्रमुख नगर थे उनमें था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। यह सभी इनके प्रमुख नगरों में से थे। धौलावीरा, इसकी खासियत क्या थी? तो यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता में से एक थी। प्राचीनतम नगरीय सभ्यता में से एक थी। इसका सुव्यवस्थित नगर नियोजन, साथ ही साथ जो जल निकास प्रणाली थी वह काफ़ी विकसित थी। जल निकास और व्यापारिक गतिविधियां विकसित थी। यह इसकी प्रमुख खासियत में से एक थी।
तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी। हिंदी के बाद बंगाली भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। उर्दू इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डेक्कन रीजन एंड इट्स लिटरेचर इंक्लूड्स द फेमस डेक्कन पोएट्री। उर्दू अक्सर दक्कन क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है और इसके साहित्य में दक्कन कविता शामिल है। यह भी सही है और यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन है पंजाबी इज यूनिक एमंग इंडियन लैंग्वेजेज फॉर इट्स यूज ऑफ द गुरुमुखी स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय द सेकंड सिख गुरु अंगद। पंजाबी भारतीय भाषाओं में अपनी गुरुमुखी लिपि के उपयोग के लिए अद्वितीय है, जिसे दूसरे सिख गुरु अंगद ने विकसित किया था। जितना एक्सप्लेनेशन था वह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द 4 नोबल ट्रूथ्स फ्रॉम द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था वह यही 4 आर्य सत्य था। कौन कौन से आर्य सत्य थे? तो उसमें थे दुख, दुख का कारण, दुख का कारण, दुख निवारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, यह 4 आर्य सत्य थे जो कि बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत था। तो एक इसका राइट, एक पॉइंट, पहला पॉइंट राइट है। सेकंड पॉइंट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ अनत्ता इन बुद्धिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट सोल। बौद्ध धर्म में अनत्ता की अवधारणा अस्थायी आत्मा के अस्तित्व से इनकार करती है। अनत्ता का अर्थ क्या होता है? नो सेल्फ, यानी आत्मा का नो सेल्फ, यानी आत्मा का, अस्थायी आत्मा का अस्तित्व को नकारना है। तो बी भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड है महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। महायान बौद्ध धर्म ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, महायान जो बौद्ध धर्म था इसे यह करुणा और उदार पर ज़्यादा जोर देता था, करुणा और उदार पर ज़्यादा बल देता था। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। फोर्थ है द मिलिंद पन्हो इज ए पाली टेक्स्ट दैट रिकॉर्ड्स ए डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रेट किंग मेनांडर एंड द मोंक नागसेन। मिलिंद पन्हो जो है यह एक पाली ग्रंथ है जिसे इंडो ग्रीक राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन, इनके बीच के संवाद को दर्ज किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 एंड 4 चारों कथन सत्य हैं। डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज यूज्ड एज लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द मॉन्क्स। बौद्ध वास्तुकला के निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सी भिक्षुओं के निवास के लिए प्रयोग की जाती थी? ऑप्शन है चैत्यगृह, विहार, चालुपा या स्तूप। तो चैत्यगृह यह बौद्धों के धार्मिक उपासना के स्थान थे, धार्मिक उपासना के स्थान थे, यानी बौद्ध जहाँ पूजा करते थे। विहार भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनाए गए थे। ठीक है, उनके आश्रम यह सभी बिहार में होता था। चालुपा का संबंध यह बौद्ध से संबंधित नहीं है। चालुपा जो है वह बौद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, और स्तूप जो है वह बौद्ध अवशेषों को रखने का स्मारक है, बौद्ध अवशेष को रखने का स्मारक है। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कहा है
कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए विहार का निर्माण कराया गया था। बी इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाय, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? काफ़ी बढ़िया सवाल है। ऑप्शन है वानभट्ट, मेगास्थनीज, कौटिल्य या विशाखदत्त। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र का जो विषय है वह है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी राजनीति और कूटनीति। राजनीति जो है वह कूटनीति पर आधारित है। वानभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। वानभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। मुद्रा राक्षस लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। डैश इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंट बाय ए नेशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डैश अधिकतम आय है जिसे एक राष्ट्र वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर बचा और खर्च कर सकता है। तो यह है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। यह इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द इंडियन मानसून इज डिवाइड इनटू द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून में विभाजित किया जाता है। ठीक है। सेकंड है, पहला पॉइंट सही है, यह दो भागों में विभाजित होता है। सेकंड पॉइंट है, द रिट्रीटिंग मानसून इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल। लौकता मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय अवसाद के विकास से संबंधित है। बी भी सही है, सेकेंड पॉइंट भी सही है। थर्ड है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर द प्राइमरी काउज ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में हिमपात का प्रमुख कारण है। थर्ड पॉइंट भी सही है। फोर्थ है, एल नीनो इज नोन टू हैव एन इन्हांसिंग इफेक्ट ऑन द मानसून रेंज इन इंडिया। एल नीनो भारत में मानसून वर्षा पर बढ़ाने वाला प्रभाव डालता है। यह गलत है, यह बढ़ाता नहीं बल्कि यह घटाता है। मानसून के प्रभाव को घटाता है एल नीनो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3, ए इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ डैश। त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो हमें पता है त्रिपिटक जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यह बौद्ध धर्म के धार्मिक और दार्शनिक विचारों को संकलित करते हैं और यह पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। भारत का संविधान कब अपनाया गया? आसान सा सवाल है। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है। फिर इसे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे लागू किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन इसे लागू किया गया। एक महत्वपूर्ण डेट और है,
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यह 3 डेट प्रमुख है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू इरेडिकेट ओपन डिफेक्टेशन एंड इम्प्रूव्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है वह खुले में शौच को समाप्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारना है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2014 में हुई थी। ठीक है, पहला पॉइंट सही है। सेकंड है, द स्मार्ट सिटी मिशन फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू क्रिएट ए रेप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर सिटी। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसका ध्यान सतत और समावेशी विकास पर है ताकि अन्य शहरों के लिए एक प्रतिरूप मॉडल बनाया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन यह कब शुरू किया गया था? 2015 में। यह भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 द पीरियड ऑफ 5 years। अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2022 को 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। यह गलत है। जो अमृत 2.0 है, अमृत 2.0 है, वह 2021 से 5 वर्षों के लिए 2026 के बीच के लिए शुरू की गई थी, जिसका पर्पस था शहरी जलापूर्ति, सीवरेज और ग्रीन क्षेत्र में सुधार करना। ग्रीन क्षेत्र में सुधार करना। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सी इज द राइट आंसर। तुगलक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तुगलक वंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है तैमूर, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो तुगलक वंश के पतन का कारण था तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ। तैमूर ने दिल्ली में भारी विनाश किया। दिल्ली में भारी विनाश किया और इससे तुगलक वंश काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो तुगलकों के बाद सैयद वंश की नींव डाली गई। तैमूर के मतलब सैयद वंश तैमूर के आक्रमण के बाद स्थापित हुआ। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ क्रोमाइट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें क्रोमाइट के सबसे अधिक भंडार हैं? क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उड़ीसा। तो क्रोमाइट के सबसे विशेष भंडार जो पाए जाते हैं वह सुकिंदा घाटी में पाए जाते हैं। इसके प्रचुर भंडार हैं जो कि उड़ीसा राज्य के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों में से है। कुल क्रोमाइट उत्पादन का लगभग 90% से अधिक उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है, जिसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील इत्यादि बनाने में, अन्य धातुकर्म उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है और पूरे देश में उड़ीसा में 90% क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल इनकम क्लीन एयर प्रोग्राम, इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP aims to reduce particulate matter PM pollution by 10 to 15% by 2024.
भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी 2024 तक 10 से 15% तक प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। सही है। सेकंड है द जल जीवन मिशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घर को नल के जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड है द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP टारगेट्स अचीविंग नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना का लक्ष्य हाइब्रिड और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देकर ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है। थर्ड पॉइंट भी सही है। एंड फोर्थ है द फेम इंडिया स्कीम इज ए पार्ट ऑफ NEMMP एंड प्रोवाइड सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम इंडिया योजना NEMMP का हिस्सा है, ठीक है, और विद्युत वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। क्लियर है। कई बार आपसे फेम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यह फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फास्टर एडॉप्टेशन फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC इंक्लूड्स 8 मिशन एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत की जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में सतत विकास को बढ़ावा देने वाले 8 मिशन शामिल हैं। ठीक है। इस 8 मिशन में कौन कौन शामिल है? तो इसमें सौर ऊर्जा दक्षता मिशन, जल मिशन, यह सभी शामिल किया गया है। सेकंड पॉइंट है इंडिया साव द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन ऑफ 9.83% इन 2022। 2022 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में 9.83 की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि देखी है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी सही है, यह लगभग 10% के आसपास है। 9.83 10% के आसपास की वृद्धि देखी गई है। थर्ड है द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम इज एन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी। पैट योजना राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत एक पहल है। ठीक है। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। पैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेलियर ऑफ थर्ड प्लान दैट ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ रुपी along with the inflammatory recession led to postponement of fourth 5-year plan। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता रुपये के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा। ठीक है। सेकंड है थ्री एनुअल प्लान्स वेयर इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजनाओं को शुरू किया गया। ठीक है। तो ऑप्शन है केवल बी सत्य है, ए इसका राइट आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई 1966 से लेकर 1969 के बीच। ठीक है। और इसे एनुअल प्लान्स कहा गया।
ए पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता, रुपये के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही। बल्कि इसका कारण क्या था, 1961 और 66 में, 61 और 66 का जो पंचवर्षीय योजना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें चीन युद्ध, सूखा, अकाल इत्यादि के कारण रुपये को अवमूल्यन किया गया था। मुख्य रूप से चीन और सूखे की वजह से रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा, केवल बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुषों की औसत आयु क्या है? इसे कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन है समटाइम लेस एंड समटाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ वुमेन इन इंडिया, कभी महिलाओं से कम और कभी महिलाओं से अधिक। ऑप्शन बी है इक्वल टू दैट ऑफ वुमेन इन इंडिया, महिलाओं के बराबर, ग्रेटर देन दैट ऑफ वुमेन इन इंडिया, महिलाओं से अधिक, लेस देन दैट ऑफ वुमेन इन इंडिया, महिलाओं से कम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुषों की औसत आयु है, एक्सपेक्टेंसी है 64.6 ईयर्स है, लगभग 65 वर्ष के बराबर। जबकि महिलाओं की जो एक्सपेक्टेंसी है वह है 67.7 ईयर्स, किसकी? वीमेन की। तो जाहिर है यहाँ महिलाओं की अधिक है, जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पुरुषों की औसत आयु महिलाओं से कम होती है, डी इसका राइट आंसर होगा। तो यह था ABI ACIO एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 17 जनवरी 2024 के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।